हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माँ स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम पुनः करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के एक महत्वपूर्ण विज्ञान विषय के टॉपिक धातु और अधातु को। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के अपडेट्स समय समय पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। तो आज का जो चैप्टर है इसमें हम जानेंगे कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न उत्तर को, जो कि आपके 2022 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, या फिर कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, चाहे फिर सीबीएसई भी क्यों ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखिएगा ध्यान से। और ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर का नाम है आपका धातु और अधातु। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस का, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। तो पहला क्वेश्चन है कि धातु एवं अधातु, ठीक है, से अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि इसमें से एक एक नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि दो धातुओं एवं दो अधातु के नाम लिखें। तो दो धातुओं में लोहा और तांबा हो गया, जैसा कि आप जानते भी हैं, और दो अधातु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। आइए जानते हैं क्वेश्चन संख्या अगले की ओर। क्वेश्चन दूसरा पूछा है, समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम लिखें। तो समुद्री जल में पाया जाने वाला लवण जो होता है वो कौन सा होता है? सोडियम सल्फेट तो नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। आइए देखते हैं प्रश्न तीसरे को। क्वेश्चन तीसरा है, किसी अधातु का नाम लिखें जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा कि ये बिहार बोर्ड में और उत्तर प्रदेश बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर पारा होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या चौथे को। तो क्वेश्चन चौथे में आपसे पूछा गया है कि एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठती है। तो वो आपकी अधातु हो जाएगी फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस एक ऐसी अधातु होती है जो कि वायु के संपर्क में आते ही क्या होती है भाई? तो जल उठती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या अगले को। क्वेश्चन अगला है कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुतों बार पूछा गया है। तो आपने पेंसिल देखा होगा, जो कि आप सामान्य पेंसिल, जिस पेंसिल से आप लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रेफाइट भी कहते हैं, यानी कि ये जो है ना विद्युत का सुचालक होती है। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर छठा ही है कि क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नहीं, ये बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप वीडियो को जो है एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उल्फ्राम किस अयस्क में विद्यमान रहता है। ठीक है, तो टीन के अयस्क में, टीन स्टोन SnO2 में उल्फ्राम विद्यमान रहता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, शायद आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन आपको लगना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं लग रहा है तो आप कहीं ना कहीं दिशा से भटक रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 8वें को देखते हैं। क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? ठीक है, तो जो लोहे में जंग लगना है वो क्या है? तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8वें को। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड और उत्तर प्रदेश बोर्ड, चाहे झारखंड बोर्ड में बहुतों बार पूछा गया है कि मिश्र धातु क्या है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर का चीज़ है, इसकी परिभाषा आपको याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कि मिश्र धातु क्या है? तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 10वां है आपका, कि अमलगम से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा कि जब मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे अमलगम कहते हैं। ठीक है, जब मिश्र धातु में एक धातु क्या हो भाई? पारा हो तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11वें को। क्वेश्चन 11वें में पूछा है कि किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थाई बन जाते हैं। ठीक है, तो 2,8 अष्टक प्राप्त करने के बाद तत्व अस्थाई बन जाता है। वैसे इसका तो नियम भी होता है, 2, 8 होता है। ठीक है, उसका बहुत सारा नियम होता है। ठीक है, 2, 8, 17 ऐसे करके नियम होता है जो कि अष्टक को पूरा करना होता है। अगला क्वेश्चन दिया है
कि सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है किंतु सोडियम आयन नहीं, क्यों? तो सोडियम आयन अस्थायी होता है, इस कारण जल से अभिक्रिया नहीं करता। तो ये भी बात सही है। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब कुछ करिए इसको। क्वेश्चन संख्या अगला है कि आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? तो याद रखिएगा कि इनके घन आयनों एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, इस कारण इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ध्यान से देखिएगा, पूछा है कि आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, तो क्यों होते हैं? तो इनके जो घन आयन एवं ऋण आयन होते हैं, इसके बीच में जो है ना स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, इस कारण इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न 14वां। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, और सारे चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, तभी जाके आप एग्जामिनेशंस में नंबर कर पाइएगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 14वें को। क्वेश्चन 14वां है कि कार्बन टेट्रोक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जा रही, सॉरी की जा सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रिंट में भी मिस्टेक है, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अस्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, इसके बंधन काफ़ी मजबूत होते हैं, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होते हैं, तो अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। आई होप कि हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो केमिस्ट्री के जड़ में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका केमिस्ट्री कहीं ना कहीं वीक है, तो आप पहले केमिस्ट्री के बुक को उठा के पढ़िए। 10th क्लास की केमिस्ट्री को आप बढ़िया से पढ़िए, बुक को पढ़िए, ठीक है। इधर उधर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है, लॉकडाउन है, ढंग से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अन्यथा आपको फिर बाद में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने में। क्वेश्चन 15वां है कि आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत सहसंयोजक बंधन, ठीक है। देखिए एक बात और है कि देखिए आप एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सारे प्रश्नों को आप हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए 2022 का एग्ज़ाम जो है ना इन्हीं सारे कुछ प्रश्नों के बीच में घूमेगा, ठीक है। सिलेबस कहने के लिए कम किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, लेकिन क्या पूछेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप प्रिपरेशन को अभी से मतलब कि कंटिन्यू करिएगा। क्वेश्चन 18वां है कि रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक बंधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वैद्युत संयोजक और दूसरा होता है सहसंयोजक। आई होप कि हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। प्रश्न 19वां है आपका कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने से किस प्रकार का बंधन बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा वैद्युत वैद्युत संयोजक बंधन, ठीक है। इसमें कुछ भी जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ों को नॉर्मली याद करना है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों के डीप में नहीं जाना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको 10th क्लास का एग्जामिनेशन निकालना है, ठीक है। जब आप पीएचडी करिएगा तो इसको आप ढंग से पढ़िएगा, अन्यथा इसमें ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन 20वां आपका कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होने पर किस प्रकार का बंधन बनता है, तो जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो बंधन बनता है क्या, सहसंयोजक बंधन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21वां है द्विबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दें, ठीक है। तो इसका आंसर हमने नहीं टाइप किया है, ठीक है। त्रिबंध वाले अणु का उदाहरण दें, ये दोनों का दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन संख्या 23वां है कि निम्नांकित यौगिक में बंधन की प्रकृति बताए, तो अमोनिया में बताना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड में बताना है और सोडियम मोनोऑक्साइड में बताना है, ठीक है। इसमें मतलब यौगिकों के बंधन की प्रकृति क्या है, तो देखिए थोड़ा सा इसके हम डीप पॉइंट पे चलेंगे, तो खैर डीप पॉइंट पे चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। वैसे आंसर आप देख लीजिए। देखिए अमोनिया में जो है ना वो एकल सहसंयोजक बंधन है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में द्विसहसंयोजक बंधन है और सोडियम मोनोऑक्साइड में आयनिक बंधन है, ठीक है। इन तीनों बंधन को आप थोड़ा सा केमिस्ट्री के बुक उठा के पढ़िए और जानिए कि ये तीनों बंधन क्या होते हैं, एकल सहसंयोजक, द्विसहसंयोजक और आयनिक बंधन, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपके एग्जामिनेशन से नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है। एक बार में नहीं देखना चाहते हैं, 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, 3 बार में तो नहीं है देखिए, 2 बार में देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन देखिएगा ज़रूर। क्वेश्चन 24वां है कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसा होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो सीधी सी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 25वां है कि एक तत्व ए के संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं
और दूसरे तत्व बी के संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ए और बी के संयोग से बनने वाला यौगिक विद्युत का कुचालक होगा। इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताएं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। तो इसका उत्तर है यौगिक जो है वो बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और बंधन की प्रकृति होगी एकल सहसंयोजक बंधन। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि जो बंधन होगा वो मतलब जो यौगिक बनेगा वो होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और बंधन की जो प्रकृति होगी वो होगा एकल सहसंयोजक बंधन। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26वें को। क्वेश्चन 26वां है कि एक यौगिक ए और एल्युमिनियम का उपयोग रेल लाइनों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, यौगिक ए की पहचान करें। तो सीधी सीधी बात है, रेल लाइनों को जोड़ने में प्रयोग होता है किसको? तो कॉपर का। देखिए गाइस, पूछा गया है कि धातु एवं अधातु में एक अंतर बताए। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दूसरा पूछा है आपसे कि धातुएं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दूसरा पूछा है कि धातुएं विद्युत का सुचालक क्यों होती है। तो सीधी सीधी बात है कि धातुओं के परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस कारण विद्युत की धारा होने पर उससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सतत होता है, इसलिए यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, देखिए इसको मतलब आपको ध्यान से करना होगा, नहीं तो आप गलत करिएगा, हम जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि धातु की तन्यता और आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए तन्यता का मतलब क्या कि जिसको लंबड़ा करके तार बनाया जा सके, और आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जिसको पीट करके आप चादर के रूप में परिवर्तित कर सकें। देखिए वैसे रसायन शास्त्र की भाषा में इसका आंसर लिखा हुआ है कि धातु की तन्यता का तात्पर्य है खींच कर तार बनाना। देखिए वही बात है, धातुएं तन्य होती है अर्थात गुण जिस कारण धातु से तार खींचे जा सकते हैं। आघात वर्धनीयता धातुओं का एक गुण, सॉरी गण लिखा है, एक गुण है। ठीक है, इनसे हथौड़े से पीटकर चादरें बनाई जाती है, अर्थात वह गुण जिसके कारण धातुओं को पीटने पर चादरें बनाई जाती है। ठीक है, और आंसर भी दिया है कि सोना एवं सिल्वर सर्वाधिक आघात वर्धन एवं तन्य पदार्थ है, तन्य धातु है। तो इन चीज़ों को आपको देखिए अपने भाषा में लिखना होगा। ठीक है, वैसे तो उलूल आंसर ही लिख दिया गया है। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा आपको विजिबल कम होगा, अच्छे तरीके से समझ में, मतलब आंसर थोड़ा सा आपको आपकी भाषा में नहीं है, तो आपको अपने भाषा में लिखना है पढ़ के कि आघात वर्धनीयता और तन्यता क्या होती है। इसके विषय में आपको ढंग से पढ़ना है और ढंग से पढ़ के तब लिखना है। देखो क्वेश्चन पूछा है कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो द्विधर्मी ऑक्साइड की जब चर्चा करेंगे ना, तो धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारीय या भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं द्विधर्मिक ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना है कि धातुओं के वे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय या भास्मिक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं द्विधर्मिक ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कार्बन सधातुई गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है ना कि ग्रेफाइट जो है ना में धातुई गुण मौजूद है क्योंकि इसमें चमक होती है और वह विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें और लिखी गई हैं कि सहसंयोजक यौगिक जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाते हैं तो सहसंयोजक यौगिक बंध कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी ये इसमें का नहीं है। ठीक है, देखिए अब आगे दिया है, क्वेश्चन 6 है कि ऑर्गन के दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु क्यों नहीं बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा आर्गन अक्रिय गैस है, इसका अष्टक पूरा रहता है, इस कारण किसी से सहसंयोजक बंधन नहीं बनता है, इस कारण यह परमाणु रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7वां। भाई रे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जान है इस क्वेश्चन इस मतलब चैप्टर का कि परमाणु एवं आयन में अंतर लिखें। तो परमाणु किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु है। ध्यान दीजिएगा, परमाणु किसे कहते हैं, तो किसी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण क्या है? परमाणु है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। जबकि आयन का मतलब होता है कि किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्याग करने से परमाणु के परिवर्तित रूप को आयन कहते हैं। अर्थात आयन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब घनायन तथा ऋणायन। उदाहरणार्थ Na अब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो यह Na+ आयन बनाता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Na आयन बनाता है। ध्यान दीजिएगा, इन सारे प्रश्नों को आप देख लीजिएगा अपने से। ठीक है, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और छूट रहा है
कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। क्वेश्चन दिया है ना कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे होते हैं। तो आंसर है कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्म एक युग्म का साझा होता है तब उनके बीच एकल सहसंयोजक बनता है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।